कहानी के पहले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। विक्रम की कार पहाड़ों से लुढ़कती जा रही थी। ऊपर सड़क पर कई कारें आकर रुकी। उनमें एक बुलेट प्रूफ वाली BMW कार का दरवाज़ा खुला। उसमें से एक पतला लंबा आदमी निकला। उसने काला लंबा कोट पहन रखा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो नीचे लुढ़कती हुई कार को देखकर धुआं छोड़ रहा था। तभी नीचे कार में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। उसने सिगरेट का कश लिया और धुआं छोड़ते हुए एक खतरनाक सी हंसी हंसने लगा। फिर अपनी आंखों से काला चश्मा उतारते हुए बोला, राहुल, तूने मेरा माल पकड़वाया था, ये ले, मैंने तेरी दुनिया ही उजाड़ दी। अब तेरा खानदान ही खत्म, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ वादियों में गूंज रही थी। ललित जब विक्रम का फ़ोन आया था उसी वक्त दिल्ली से निकल लिया था। वो उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वो फ़ोन ट्राई कर रहा था पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसका मन घबरा रहा था। ऊपर से एजेंसी से बार बार फ़ोन आए जा रहे थे। वो लोग भी आ रहे थे। ललित अपने साथ एम्बुलेंस और फोर्स लेकर आ रहा था। फ़ोन के मुताबिक जब वो लोकेशन पर पहुंचा तो उसने नीचे धुआं ही धुआं देखा। उसका दिल धड़कना भूल गया, सांस रुक गई। वो सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में सीक्रेट टीम भी आ गई थी। सब उसी वक्त काम में लग गए। वो लोग रस्सियाँ फेंक कर नीचे उतरने लगे। ललित भी उनके साथ गया। राहुल और राज दोपहर 1:30 बजे वहाँ पहुँच गए। वो सीधे ही घटना स्थल के नज़दीक उतरे। वहाँ कार उनका पहले से ही वेट कर रहे थे। वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। वो 2:30 बजे वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे। राहुल वहाँ का नज़ारा देखकर घबरा गया। उसे चक्कर आ गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। इतना मजबूत आदमी जो अपने सर पर रखी गन से भी नहीं घबराता था, आज वो एक जली हुई कार को देखकर घबरा गया। राज ने इसे इस हाल में उस वक्त देखा था जब सिया उसे छोड़ गई थी। उसका दिल भी बैठ गया। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राहुल, हिम्मत रख, रब सब भली करेगा। उसने राहुल को पकड़ा और उस जगह लेकर आया जहाँ से बाकी नीचे उतरे थे। राहुल ने नीचे उठ रहे धुएं को देखा। वो भी नीचे जाना चाहता था। राज ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कुछ देर बाद वो नीचे कार वाली जगह पर पहुंच गए। सारे यहाँ वहाँ विक्रम को तलाश कर रहे थे पर वहाँ जली हुई कार के सिवा कुछ नहीं था। उसका फ़ोन भी मिल गया था। फ़ोन टूट गया था। उन्होंने वो फ़ोन राहुल को दे दिया। राहुल का सब्र टूट गया। वो फ़ोन लेकर नीचे बैठ गया और रोने लगा। राज और ललित उसे चुप कराने लगे तो खुद भी रो पड़े। राहुल का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बिक्की, बिक्की। वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। फिर वो घुटनों के बल नीचे बैठकर रोने लगा। वो बोला, मेरे बिक्की को ले आओ, जितना पैसा चाहिए ले लो, मेरा बिक्की ला दो। वो चिल्ला रहा था। कहीं भी कोई नहीं मिल रहा था। देर रात तक सब ढूंढते रहे। फिर सब वापस आ गए। राहुल ने अपने बंदे बुला लिया। सारा जंगल छान मारा, विक्रम नहीं मिला। राहुल का सीक्रेट अड्डा। कमरे का माहौल बहुत ही खतरनाक था। 2 दिन से राहुल बिना कुछ खाए पिए पागलों की तरह डिटेल्स देख रहा था। वो उन रास्तों के CCTV चेक कर रहा था। राहुल ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया था। वो उस बंदे का पता लगाने में लगा था जिसने विक्की के साथ ये किया। फुटेज देखी। उसमें पिछली कार का नंबर दिख रहा था। राहुल ने जूम करके देखा। उसी वक्त उसने लैपटॉप पर नंबर डालकर कार की लोकेशन और मालिक का पता निकाला। पता ड्रग डॉन MK का था। राहुल ने उसे गाली निकाल कर राज से कहा, राज, चलो, साले की इतनी हिम्मत मेरे बेटे को। फिर वो उसे गोली देकर बोला, तूने अच्छा नहीं किया कुत्ते, अब पछताना मत। कहकर उसने अपनी स्पेशल जैकेट जिसमें 6 बंदूकें रखी हुई थी पहन ली। इसके अलावा उसने 3-4 मशीन गन कार में रखने को कहा। जंग की तैयारी के साथ वो चल दिया। राज भी अपनी गन रख कर उसके पीछे चल दिया। राहुल का ऐसा हाल देख अड्डे में सन्नाटा छा गया था। राहुल जहाँ से गुजरता उसका ऑरा सबको डरा रहा था। राहुल सीधा उसके कोठी पर पहुंच गया। उसने बिना रुके कार गेट पर मारकर सबसे पहले गेटकीपर को गोली मारी। वो आगे बढ़ रहा था। जो भी उनके सामने आता वो उसे मारता जा रहा था। बंदूकें उन लोगों के पास भी थी पर राहुल और राज उन्हें बंदूकें उठाने का मौका ही नहीं दे रहे थे। वो कोठी में घुस गए। उसके हाथ एक 10 साल का बच्चा आ गया। वो वहीं खेल रहा था। वो उसे गन पॉइंट पर रख कर बोला, MK, बाहर आ जा, मेरे सर पर खून सवार है।
अगर बाहर ना आया तो मैं इसे मार डालूंगा। तुझे मेरा पता ही है, जो मैं कहता हूँ वो करता ही हूँ। एमके ने सोचा भी नहीं था कि राहुल को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। उसने तो बहुत सफाई से ये काम किया था। जहाँ उसने गोलियाँ चलाई वहाँ कोई कैमरा भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने अपने परिवार को पिछले दरवाजे से निकलने को कह दिया था, लेकिन उसका पोता बाहर खेल रहा था। उसे राहुल ने पकड़ लिया। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो बाहर आ गया। राहुल ने उसे देखते ही एक गोली उसके बाँह पर मारी और दूसरी उसकी टांग पर मारी। फिर बोला, अब बता तूने क्या किया और क्यों किया? तेरे पोते को भी पता चले कि उसका दादाजी क्या करता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एमके बोला, देखो मेरे पोते को कुछ मत कहना राहुल, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। मेरे स्टाइल की बात मत कर। मेरे बेटे का क्या किया तूने? राहुल ने फायर करके पूछा। उसने बच्चों को छोड़ दिया। बच्चा अंदर भाग गया। मैंने बस उसे गोलियां मारी थी। उसकी कार अपने आप खाई में गिर गई। क्यों किया तूने ऐसा? राज ने उसका कॉलर पकड़ कर कहा। राहुल, तूने मेरा माल पकड़वाया था। मैं कब से ताक में था। मुझे मेरे बंदे ने बताया कि तू बाहर गया हुआ है। उसका फ़ायदा उठाकर मैंने विक्रम पर नज़र रखी और मौका पाकर कल उसका पीछा किया और उसको मार दिया। एक साथ कई फायर हुए और वो वहीं ढेर हो गया। राहुल जिस तरह आया था उसी तरह निकल गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। उसने फ़ोन करके पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। वापस आकर वो अड्डे पर विक्की के कमरे में चला गया। वो उसकी तस्वीर के सामने रोने लगा। राज उसे चुप कराने लगा तो राहुल बोला, राहुल ओबराय द ग्रेट हैकर, जो कुछ भी हैक करके कुछ भी पता लगा सकता है, वो आज अपने बेटे का पता हैक नहीं कर पा रहा। उसे ये भी नहीं पता कि उसका बेटा जिंदा भी है या। वो रोए जा रहा था। वो रुककर फिर बोला, मेरी बात सुनो, बाहर किसी को मत कहना। विक्की आ जाएगा, किसी को कुछ मत बताना, कोई खबर नहीं का मतलब अच्छा भी हो सकता है। जब तक लाश नहीं मिलती आस रखो। सिया को तो बिल्कुल मत बताना, मर जाएगी वो। हमारी जान, हमारी ज़िंदगी है वो। इतनी बार कहा था कि तुम संभल कर काम करो, लेकिन वो किसी की सुनता ही कब था। इतनी बुलेट प्रूफ कारें खड़ी हैं, क्यों नहीं ले गया? क्यों क्यों? पेरिस, सिया और प्रीत का फैशन शो बहुत अच्छा हुआ था। मियाँ भी आ गई थी। आदित्य भी अपनी फैमिली के साथ फैशन शो देखने आया। सिया का दिल बेचैन हुए जा रहा था। पहले उसे लगा कि शो के कारण है, पर शो के बाद भी बेचैनी हुई जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो रोए। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, कुछ बुरा नहीं होगा। उनकी अगले दिन की वापसी थी। सिया और प्रीत को राहुल और राज के फ़ोन न आने का बिल्कुल भी शक या ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि वो जब भी मिशन पर जाते थे तो ऐसा ही करते थे। सिया को विक्रम का फ़ोन न करना भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसने सोचा वो भी मिशन पर गया होगा। वो अपनी पैकिंग करने लगी। वो बहुत खुश थी कि वो उनके पास वापस जा रही है। उसने विक्की के लिए उसकी पसंद की चैनल की परफ्यूम ली थी। वो सोच रही थी कि कैसे उसके पहुंचने पर विक्की बच्चों की तरह उससे लिपट कर कहेगा, माँ इतना मिस किया आपको। वो खुद ही सोचकर मुस्कुरा दी। रिद्धिमा पास बैठी देख रही थी। वो बोली, आंटी क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही विक्की की बातें याद आ गई है। पता है जब मैं जाऊंगी ना तो वो बच्चों की तरह लिपट जाता है। फिर कहेगा मेरे लिए क्या लाएं। इतना सब है उसके पास, फिर भी उसे अच्छा लगता है जब मैं उसके लिए कुछ ले जाती हूँ। पहाड़ी गांव। एक छोटा लड़का भागा आया। पहाड़ी भाषा में बोला, अब्बू कोई बंदा गिरा पड़ा है जंगल में। वो अपने अब्बा को वहाँ लेकर गया। उसके अब्बा ने देखा कोई खून से लथपथ पड़ा था। वो भागकर उसके पास आया। उसने उसकी नब्ज देखी, अभी जिंदा था। उसने नज़दीक से 2 बंदों को और बुलाया और उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसने ध्यान से देखा, उसके शरीर पर कई गोलियां लगी थी। वो जल्दी से उसे बचाने में लग गया। उसने अपने हेल्पर से कहा, जल्दी से पानी गर्म करो, चाकू भी गर्म करो, जल्दी करो, इसकी सांसें टूट रही हैं, पता नहीं कब से ऐसे पड़ा है। सब काम पर लग गए। वो खुद कमरे में पड़ी शीशियों में से दवाइयाँ निकाल कर रखने लगा। उसने सब कुछ तैयार करके रख लिया। फिर वो गोलियां निकालने लग गया। 1 2 3 7। कमाल है, लगता है कि ये कोई तगड़ा बंदा है, वरना इतनी गोलियां कोई किसी को क्यों मारेगा। कुछ गोलियां तो छू कर निकल गई हैं, ये देखो, पर पट्टे में जान बहुत है। इतनी गोलियों के बाद भी बच गया। अब मैंने तो अपनी कोशिश कर दी है, बाकी उस अल्लाह की मर्जी। उसने दवाइयाँ लगाते हुए कहा। उसने एक काढ़ा बनाकर उसे पिलाया। वो बेहोश था तो इसने उसका मुंह खोलकर उसमें वो काढ़ा धकेल दिया।
कई महीनों तक वो बेहोश रहा। वो उसी तरह उसकी देखभाल करते रहे, रोज़ दवाई पिलाते रहे। उसके कपड़े भी रोज़ खून से भर जाते, वो रोज़ बदल दिया करते। उन्होंने उसका रंग रूप देखकर उसका नाम हीरो रख दिया था। छोटे लड़के राशिद को उससे खास लगाव हो गया था। वो थोड़ी देर बाद आकर उससे देख लेता था और फिर खेलने लगता। कई बार वो बैठकर उससे बातें करता, उसे अपने खिलौने दिखाता, बाहर अपने दोस्तों से कहता, जब मेरा हीरो उठेगा ना तो सब देखते रह जाओगे। छठे दिन सब अपने काम में लगे हुए थे कि उन्हें खांसने की आवाज़ आई। छोटा लड़का सबसे पहले अंदर गया और ज़ोर से चिल्लाता हुआ बाहर आया, अब्बू, अम्मी, हीरो को होश आ गया। सब अंदर भाग लिए। विक्रम को होश आया तो दवाइयों की स्मेल से उसे खांसी आ गई। उसने आसपास देखा, इतने में अंदर एक 7-8 साल का लड़का आया और चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। विक्रम ने उठने की कोशिश की तो उठा नहीं गया। तब उसे याद आया कि वो कार चला रहा था। उसके पीछे 4 कारें लगी हुई थी। उन्होंने उसको गोलियां मार दी थी और वो नीचे खाई में गिर गया था। वो सोच में डूबा था कि अंदर कई लोग उस लड़के के साथ आए। एक 40 के करीब आदमी ने उसकी नब्ज पकड़ कर देखी, फिर उसके दिल पर कान रख कर सुना। अपने हेल्पर को कुछ लाने को कहा और उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? विक्रम को समझ नहीं आया। उसने बोलने को मुंह खोला पर आवाज़ नहीं निकली। वो अपना गला पकड़कर बोलने की कोशिश करने लगा। उस आदमी ने इशारे से उसका मुंह खुलवा कर देखा। वो बोला, लगता है गले में कुछ दिक्कत है। कोई बात नहीं, इतने बड़े हादसे के बाद कुछ तो असर होगा ही। तुम बच गए, यही किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हें इसकी भी दवा देता हूँ। कहकर वो भी बगल वाले कमरे में चला गया। फिर वो पानी और कुछ पुड़िया लेकर आया। पुड़ियों में पाउडर सा था, अजीब सी तीखी स्मेल आ रही थी, पर उस आदमी के कहने पर उसने वो दवा ले ली। सीक्रेट बेस राहुल यमके को मारने के बाद से पागल सा हो गया था। वो अपने अड्डे में ही रहने लगा था। घर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, बालों में सफ़ेदी आ गई थी और वो बैठा खुद से ही बातें करता रहता। राज उसके लिए रोज़ की तरह खाना लाया। उसने राज की तरफ देखा भी नहीं और बोला, बिक्की देख, ये चाबी ले ले। तू कह रहा था ना कि बिक्की का एक ही शौक़ है, रफ्तार। ये सुपर फास्ट है। अब खुश तो है ना? तो आजा, पापा को हक तो दे दे। कब तक छुपेगा? आजा, बाहर आजा। देख, नाराज़ नहीं होते हैं मेरी जान। फिर राज की तरफ देख कर बोला, देख, तेरा अंकल भी आ गया, अब तो आजा। राज, इससे कह ना कि ये बाहर आ जाए। क्यों तंग कर रहा है? इसे पता है ना ये मेरी जान है। ज़रा सा इधर उधर होता है तो मन घबराता है। आजा बिक्की, बिक्की। कहकर वो बिक्की को आवाज़ें देने लगा। उसे 4 दिन हो गए थे, ना उसने खाया ना पिया, बस ऐसे ही बातें करता रहता। फिर बिक्की को पुकारने लगता। राज को भी रोना आ गया। वो राहुल को पकड़ कर बोला, राहुल, संभाल खुद को। क्या हालत कर ली है तूने अपनी। देख, सिया भाभी घर आ गई हैं। बिक्की नहीं आएगा, पर तू तो चल। तू ऐसा करेगा तो भाभी को कौन संभालेगा? कहकर राज ने सिया की तस्वीर राहुल के सामने रख दी। तस्वीर हाथ में लेकर राहुल ज़ोर ज़ोर से रो दिया। सिया, अपना बिक्की मैं कहाँ से लाऊं? मैं क्या करूं सिया? राहुल ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। फिर राज ने कहा, भाभी को आए 2 दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन हुए तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम खुद को संभालो और चलो वहाँ, कहीं कोई उन्हें कुछ बता ना दे। राहुल उठा और चलने लगा। राज ने फिर रोका, पहले अपनी हालत तो ठीक कर लो। राहुल ने खुद को आईने में देखा, फिर नहाने चला गया। ओबराय मेंशन। सिया को आए 2 दिन हो गए थे। रीत और आदित्य तो सीधे ही वापस चले गए थे। अब वो बिल्कुल अकेली थी। वो अपने बुटीक जाती और वापस आ जाती, चुपचाप बैठी रहती। तभी लैंडलाइन पर फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? अच्छा, जूही। हाँ भाई, क्या हाल है? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, ठीक हो? ट्रिप कैसी रही? मैं ठीक हूँ बेटा, ट्रिप भी अच्छी रही, सिया बोली। आंटी, मैं इतने दिन से विक्रम को फ़ोन लगा रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। ललित भी कुछ नहीं बताता, इसलिए अब यहाँ फ़ोन किया है। मुझे टेंशन हो रही है, जूही बोली। टेंशन तो होती ही है बेटा, इनका काम ही ऐसा है, पर घबराओ मत, मेरी तो उम्र ही निकल गई इनका इंतज़ार करते। असल में बेटा, तुम्हें आज नहीं तो कल पता लगना ही है। ये लोग देश के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे ही महीनों गायब रहते हैं। पर चिंता ना करो, जल्द ही आ जाएगा, सिया ने कहा। क्या? ओह अच्छा, ठीक है आंटी जी, अब थोड़ी शांति मिली है। अच्छा आंटी जी, नमस्ते, जूही बोली। नमस्ते बेटा, आना कभी, कहकर फ़ोन बंद कर दिया।
सिया अपने कमरे में थी कि किसी के कदमों की आहट आई। वो भागकर बाहर आई और बोली, राहुल, मुझे लगा ही था कि तुम आओगे। विक्की कहाँ है, उसे साथ नहीं लाए? सिया राहुल के गले लग कर मिली, फिर इधर उधर विक्की को ढूंढने लगी। राहुल की आंखें नम हो गई, उससे कुछ बोला नहीं गया। सिया साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर विक्की को पुकारने लगी। मुझे लगता है नीचे ही छुप गया होगा, इसका यही काम है। विक्की, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ बाबा, इतना ऊपर नीचे नहीं आ सकती, तू ऊपर ही आ जा। राहुल, उससे कहो ना अभी इस उम्र में तंग ना किया करे। उनके कमरे फर्स्ट फ्लोर पर थे। राहुल के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सिया, वो नहीं आया है अभी, उसे कुछ दिन और लगेंगे। कमीना है ही ऐसा, हमारी उम्र की भी नहीं सोचता। ओ, तो पहले बता देते, ऐसे ही नीचे आई। मुझे कहता है मेरे बच्चे को खिलाना, अभी तो वो खुद ही बच्चा है। सच में कहूँ राहुल, इस बार उसे कह दूंगी कि अब कहीं नहीं जाना, रिटायरमेंट ले लो, मेरे से नहीं घर में अकेले रहा जाता। जूही भी बेचारी फ़ोन कर रही थी। सिया बोले जा रही थी और राहुल टॉयलेट में जाकर दरवाज़ा बंद करके रो रहा था। उसे सिया की बातें और भी रुला रही थी। पहाड़ी गांव। विक्रम को होश आए 2 दिन हो गए थे। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। उसे मम्मी पापा की याद आई। ये गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था। ना फ़ोन, ना अखबार। रेडियो था, वो भी कभी कभी रेंज पकड़ता था। टीवी था, पर उसमें लोकल चैनल ही आते थे। विक्रम को ऐसा लगा मानो वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया हो। वो बहुत हैरान था कि वो क्या करे। ना तो वो ठीक से बोल पा रहा था, ना ही ठीक से चल पा रहा था। उसकी एक टांग में कई फ्रैक्चर आए थे। वो बाहर चारपाई पर बैठा रहता था। राशिद हमेशा उसके पास ही रहता। उसने राशिद से इशारे से पूछा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? कभी कभी जाता हूँ, राशिद ने भी इशारे से बताया। अब राशिद उसके इशारे समझने लगा था। राशिद जवाब बोल कर दे देता, पर उसकी भाषा विक्रम को समझ नहीं आती थी। विक्रम उससे डेट पूछना चाहता था। उसने नीची मिट्टी पर लकड़ी से लिखकर उससे पूछा, आज डेट कितनी है? राशिद ने अंदाज़ा लगाया, फिर उसने भी लिख दिया। विक्रम ने देखा 25 जनवरी, तो वो हैरान रह गया। उसे याद आया था कि उसके पापा की शादी 25 अक्टूबर को हुई थी और 26 को उसके साथ ये हादसा हो गया था। इसका मतलब उसे यहाँ 3 महीने हो गए थे। वो बेचैन हो गया, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो उठकर जाना चाहता था, पर जैसे ही वो चला वो नीचे गिर गया। राशिद अपने अम्मी अब्बा को आवाज़ें देने लगा। वो दोनों अपना काम छोड़कर भागे आए। उसके अब्बा ने उसे उठाया। वो बोले, अभी चलने के लायक नहीं हुए हो, क्यों उठे थे? ये गांव के वैद्य थे नासिर, ये थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते थे। विक्रम ने लाचारगी से देखा, फिर नीचे जहां राशिद ने डेट लिखी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या ये सच है? साथ में लिख कर पूछा कि मैं कब से यहाँ हूँ? नासिर ने बताया, हाँ ये तारीख ठीक है, तुम करीबन 3 महीने बेहोश रहे। कोई बात नहीं बेटा, जान तो बच गई तेरी। विक्रम ने लिखा, मेरे माँ बाप, और वो रो पड़ा। उसे पता था उसके मम्मी पापा का बुरा हाल होगा उसके कारण। उन्होंने कोई और बच्चा नहीं होने दिया। अब ये यहाँ है, सब उसे मरा हुआ समझ रहे होंगे। मम्मी पापा कितना रोए होंगे। नासिर ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, रो मत बेटा, उसकी रज़ा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो क्या करता है वही जानता है। राशिद की माँ मीना पानी ले आई और उसके आंसू साफ करके बोली, हम हैं ना तुम्हारे साथ, रोते नहीं हैं, ठीक हो जाओगे फिर घर चले जाना। नासिर ने उसकी बात विक्रम को हिंदी में समझाई। फिर तीनों ने विक्रम को गले लगा लिया। उनका बड़ा बेटा विक्रम जैसा ही था, इससे 2-3 साल छोटा होगा। वो किसी चंडीगढ़ में पढ़ता था। वो 10वीं के बाद से अपने चाचा के पास रहकर ही पढ़ा था। उन्हें विक्रम में अपना हामिद ही दिखता था। ओबराय कंपनी। राहुल ने सारा काम काज राज पर छोड़ दिया था। उसका अब कोई काम करने का मन नहीं था। उसके होटल, स्कूल, मॉल सब बढ़िया चल रहे थे। राहुल का सोचना था कि अब वो ये क्यों करे, किसके लिए, जब विक्की ही नहीं है। राज अंदर आता है, राहुल ये मॉल की फाइल है, कुछ शॉपकीपर किराया कम करने को कह रहे हैं, तो कर दो, ज़्यादा पैसा करना भी क्या है। जो पैसा मुझे मेरा बेटा नहीं लौटा सका, उस पैसे का क्या करना है? राहुल बोला और उसकी आंखें फिर भर आई। राहुल देखो, ऐसा मत करो, उस कमीने ने तो मेरे दोस्त का सत्यानाश ही कर दिया। एक बार जाने से पहले बता ही देता, हम रोक ही लेते, कहकर राज भी रोने लगा। सिया से मैं आंखें नहीं मिला पाता, रोज कहती है आज इतने महीने हो गए उसे देखे, उसे बुला लो, अब कहाँ से लाऊं मैं उसे, कहाँ से लाऊं, कहकर राहुल भी फूट फूट कर रो पड़ा। राज ने उसे गले से लगा लिया।
प्रीत भी शक करने लगी है। कह रही थी कि विक्की को इस बार बहुत ज़्यादा देर हो गई। सिया रोज उसकी बातें करती है, निशा भी पूछती रहती है। उसने अपने पीछे से निशा की बहुत मदद की, उसे जीवन साथी भी ढूंढ कर दे गया है। विक्की का दोस्त है ना डॉक्टर प्रेम, वो अपनी निशा से शादी करना चाहता है। कह रहा था कि विक्की आ जाए फिर शादी करेगा। दोनों रो रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दोनों ने अपना मुंह साफ करके राहुल कम इन कहता है। ललित अंदर आते ही राहुल से लिपट कर रोते हुए बोला, अंकल आप मुझे जहर दे दो, गोली मार दो, मुझे उस कमरे में नहीं रहना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उस कमरे में मुझे हर जगह वो दिखाई देता है, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करे वो कमीना, हम सबको भूल गया फिर भी हमें याद आता है। मेरा देखो, मुझे तो जाते बाद गुड बाय भी कह गया। मुझे पता होता तो मैं पेरिस जाता ही नहीं। राहुल बोला। ललित संभालो खुद को, तुम्हें तो राहुल का सहारा बनना चाहिए और तुम उसे और रुला रहे हो। अब वो नहीं है तो तुम उसकी जगह उसका साथ दो, तुम उसके दोस्त हो। राज रोते रोते बोल रहा था। अंकल जो वो था वही था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसका वो हंसना, वो शरारतें किसी और में कहाँ, उसका स्टाइल, उसका टैलेंट कहाँ से लाएंगे हम। ललित बोला। तीनों ही रो रहे थे। ESR बुटीक। सिया को भी अजीब लग रहा था कि राहुल तो आ गया पर विक्की को 3 महीने हो गए, ऐसा कौन सा मिशन है जो इतना वक्त लग गया। उसने प्रीत से कहा, प्रीत बात सुन, राज ने बताया कि विक्की क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, पता नहीं क्या बात है, विक्की की बात ही नहीं करते, उसका नाम सुनते ही खिसक जाते हैं। प्रीत बोली। राहुल भी ऐसा ही कर रहा है, कोई मिशन इतना लंबा कैसे हो सकता है। चल हम हेड ऑफिस जाकर पता करते हैं, सिया बोली। प्रीत मान गई। दोनों हेड ऑफिस पहुंची। वो अंदर सीधे बड़े अफसर के पास गई। वो सिया को जानता था। वो उसके कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं था। कोई जूनियर नया लड़का सामान सेट कर रहा था। उन्हें देखकर वो बोला, नमस्ते, आप लोग कौन। सिया ने बताया, मैं सीक्रेट एजेंट राहुल की पत्नी और विक्रम की माँ हूँ। तुम लोगों ने इस बार विक्रम को एक ऐसी मिशन पर भेजा है, 3 महीने हो गए हैं, वापस ही नहीं आया। जी आप विक्रम सर की बात कर रहे हैं। जी वो बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट अफसर थे, पर अफसोस इतनी कम उम्र में शहीदी पा गए। सलूट है आपको, आप जैसी माँ को। ये क्या कह रहे हो तुम। मैं अपने विक्रम की बात कर रही हूँ और तुम किसी शहीद की बात कर रहे हो। सिया कांपते हुए बोली। उसे कुछ पता नहीं था कि राहुल का आर्डर था कि अगर सिया का फ़ोन भी आए तो सब कहो कि विक्की मिशन पर गया है। पर वो फिर बोला, जी हाँ मैं विक्रम सर की ही बात कर रहा हूँ, विक्रम ओबराय की ही बात कर रहा हूँ। वो 26 अक्टूबर को किसी गैंग वार में शहीद हो गए थे। वो देखिए। उसने उनके पीछे लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे बोर्ड पर शहीदों की फोटोज में विक्रम की फ़ोटो लगी हुई थी। सिया उठकर बोर्ड के पास गए। उसने विक्रम की फ़ोटो पर हाथ फेरा। फिर उसने भरी आंखों के साथ प्रीत की तरफ देखा। फिर वो फ़ोटो उतार ली। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। मेरी सांस चल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, इसका मतलब है वो जिंदा है। चलो प्रीत, ये लोग तो पागल हैं, कहकर वो चल दी। प्रीत भी उसके पीछे चल दी। वो सिया से फ़ोटो लेने उसके पास आया, लेकिन प्रीत ने रोक दिया। वो खड़ा देखता रहा। वो दोनों निकल आई। ये लोग सच में पागल हैं। मेरा बेटा शहीद हुआ होता तो मुझे पता होता। मैं जिंदा हूँ, राहुल जिंदा है, इसका मतलब है कि मेरा विक्की जिंदा है। अरे बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ बाप को पहले ही पता लग जाता है। लोग तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। लोगों को बोलने के सिवा कोई काम नहीं है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है ना प्रीत, नहीं हुआ है ना। सिया सारे रास्ते विक्की की फ़ोटो को देखे जा रही थी और बोले जा रही थी। प्रीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसे कंपनी ले आई। ओबराय कंपनी कार कंपनी के गेट पर रोककर प्रीत ने सिया से कहा, सिया चल राहुल से बात करते हैं। हाँ, उसे बताते हैं कि ये लोग क्या कहे जा रहे हैं, उन लोगों को कुछ समझाए। मेरा विक्की, अभी उम्र ही क्या है उसकी, विक्की आ जाएगा। सिया पागलों की तरह बोले जा रही थी। प्रीत उसे लेकर सीधे राहुल के कमरे की तरफ आ गई। वो बिना खड़काए अंदर आ गई। अंदर राहुल, ललित और राज रोने में लगे थे। सिया और प्रीत को देखकर जो जहाँ था वहीं जम गया। राहुल ने जल्दी से आंखें साफ की और सिया के पास आया। सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरा मतलब है क्यों आई। नहीं, वो अगर कोई काम था तो फ़ोन कर देती। राहुल से ठीक से बोला भी नहीं गया। वो हकलाने लगा। राहुल, तुमने एजेंसी वाले को रोका नहीं, वो कैसे अपने विक्की को शहीद कह सकते हैं। मैं उन पर केस करूँगी। राहुल, वकील को बुलाओ। मेरे बेटे की उम्र ही क्या है,
अगर मजाक भी है तो ये कोई मजाक करने की बात है? उन लोगों को पता नहीं है कि मेरे बिक्की छुपन छुपाई खेलने का शौक है। वो कभी भी छुप जाता है, फिर जब तक ढूंढो ना वो बाहर नहीं आता है ना राहुल, चलो उसे ढूंढते हैं, कहकर सिया राहुल को खींचने लगी। राहुल कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। सिया फिर ललित से बोली, ललित तू भी उन लोगों की बात मानता है? जब हम यहाँ नहीं थे तो तू साथ क्यों नहीं गया उसके? चल उसे ढूंढ, वो भूखा होगा। बचपन में जब भी छुप जाता था तो ऐसे ही करता था। एक बार वो छुप गया और मैं भूल गई। मैं अपने बुटीक चली गई, वापस आकर पता चला वो सारा दिन नहीं मिला, ना खाना ना पानी। फिर मुझे याद आया कि वो छुपा था, तब मैंने सबको उसे ढूंढने में लगा दिया। वो अलमारी में आराम से सो रहा था। हाँ राहुल चलो घर चलो, वो अलमारी में होगा, जल्दी चलो राहुल, सिया बोले जा रही थी। सिया सिया बस करो सिया, ऐसा मत करो। सिया यहाँ बैठो, पानी पी लो, हम ढूंढते हैं उसे, तुम आराम से बैठ जाओ। राहुल सिया को बैठाते हुए बोला, नहीं राहुल मैंने पानी नहीं पीना, मेरे बिक्की ने पानी नहीं पिया होगा। राहुल मेरा बिक्की ला दो मुझे नहीं पता, मेरा बिक्की ला दो। मैंने मना किया था कि उसे इस काम में मत डालो, पर मेरी नहीं सुनी तुमने। कहते थे कुछ नहीं होगा, अब कहाँ है वो, कहाँ है? तुम यहीं हो, राज यहाँ है, ललित भी यहीं है, मेरा बिक्की कहाँ है? मुझे मेरा बिक्की ला दो राहुल, मेरा बिक्की बिक्की, कहकर सिया राहुल की बाहों में जोर जोर से रो दी। राहुल भी रो रहा था, उसके साथ वहाँ खड़े सारे ही रो रहे थे। तभी सिया एकदम चुप हो गई, वो राहुल की बाहों में लुढ़क गई। अगर राहुल ना होता तो वो नीचे गिर जाती। राहुल ने उसे संभाल लिया, वो उसे उठाकर नीचे चल दिया और ललित से बोला, जल्दी कार निकालो, हॉस्पिटल जाना है। सारे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। राहुल सिया को गोद में लिटाए पिछली सीट पर बैठा था। वो सिया के मुंह को पोंछ रहा था, वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सिया प्लीज़ उठ जाओ, मेरे साथ ऐसा ना करो, पहले ही बिक्की यहाँ नहीं है, तुम भी ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा? वो रोए जा रहा था। उसे सिया का डर था, कहीं उसकी पुरानी बीमारी ने ना दोबारा अपना असर दिखाया हो। उसे स्ट्रेस हो जाती थी तो वो बेहोश हो जाती थी, लेकिन अब तो बहुत देर से वो ठीक थी। शायद आखिरी बार उस वक्त हुई थी जब बिक्की किडनैप हुआ था। राहुल उसके हाथ मलने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका खुद का सर दर्द से फट रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे एडमिट कर लिया गया। ललित ने पहले ही प्रेम को फ़ोन कर दिया था। प्रेम ने जल्दी से उन्हें चेक किया। ये कैसे हुआ, बात क्या है, आप लोगों ने ये हाल क्या बना रखा है? बिक्की को फ़ोन किया? प्रेम ने उनको देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ललित ने उससे कहा, पहले तू आंटी को चेक कर, बाद में तुझे बताते हैं। प्रेम ने चेक किया, फिर बोला, स्ट्रेस की वजह से हुआ है, ऐसा पहले भी होता है क्या? हाँ, पर लास्ट टाइम आज से 18 साल पहले जब बिक्की किडनैप हुआ था उस वक्त उसे ऐसा हुआ था। प्रेम ये ठीक तो हो जाएगी, राहुल बोला। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ये ठीक हो जाएंगी, अभी इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें रेस्ट कर लेने दीजिए। फिर उसकी नज़र राज और प्रीत पर पड़ी। उसने दोनों को सर झुकाकर नमस्ते किया, फिर ललित को देखा। ललित ने उससे बाहर चलने का इशारा किया, वो दोनों बाहर आ गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।